हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक पोम है जो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। तो इस पोम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनलिज्म, जो राष्ट्रभक्ति है, देश की भावना है, देश के लिए जो राष्ट्र प्रेम है हमारे इंडियन पीपल का, वो कैसा होना चाहिए। और इसमें जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है कि जो आज़ादी होती है उसका क्या मतलब होता है। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश के नेशनल पोइट रहे हैं। जिस तरीके से विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के नेशनल पोइट थे, वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोइट थे, नेशनल पोइट थे अमेरिका के, इसी तरीके से हमारे देश के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो नेशनल पोइट माने जाते हैं। तो इस पोम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नेशनलिज्म इन्होंने सब इंडियन पीपल के लिए बताया है और फ्रीडम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आज की अपनी पोम शुरू करते हैं। पोम शुरू करने से पहले मैं अपना वीडियो हाइड करूँगा ताकि आप पूरी स्लाइड आपको विजुअल हो जाए, पूरी स्लाइड्स का सारी स्लाइड्स आपको दिख सके। तो मैं अपनी वीडियो ऑफ करता हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जैसा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेंट, कि आज का इस पोम का कंटेंट क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द ऑथर की इन शॉर्ट में, ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे कि ऑथर कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑथर का बॉर्न कब हुआ था, इनकी डेथ कब हुई थी, क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं और इंडिया के लिए कितने कंट्रीब्यूशन किए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम का इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करेंगे कि ये पोम कब लिखी गई थी, क्यों लिखी गई थी, क्या रीजंस रहे हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे, वी विल डिस्कस द टाइटल ऑफ द पोम, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ द टाइटल ऑफ दिस पोम। इस पोम का टाइटल का क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से लिया गया है, कैसा टाइटल का क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे समरी ऑफ द पोम की समरी क्या है उसको आप लोग समझेंगे। फिर इसी में जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, कि फ्रीडम, नेशनलिज्म, रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे नेशनल पोइट हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट का क्या मतलब था और लोगों को कैसे अवेयर किया। फाइनली हम बात करेंगे स्टेंजा बाय स्टेंजा, हम पोम को एनालाइज करेंगे जितने भी इसमें स्टेंजा दिए हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम, द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। सो इन दिस स्लाइड you can see that Rabindranath Tagore was born in Bengal, Calcutta. He was an Indian poet and he was born in 1861. तो रविंद्रनाथ टैगोर हमारे एक इंडियन पोइट हैं जिनका जन्म कलकत्ता में 1861 में हुआ था। He was the foremost poet in Bengali language and was also versed in short stories, plays, essays writing as well as painting and composing music. तो ये बहुत ही हमारे फॉरमोस्ट इंडियन पोइट हैं, बंगाली लैंग्वेज में लिखा है और इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं, प्लेस भी लिखे हैं, एसे राइटिंग भी की है। उसके साथ साथ क्रिएटिविटी भी थी, जो एक पेंटिंग भी बनाते थे और बहुत सारा म्यूज़िक भी इन्होंने कंपोज किया। शायद बहुत सारे लोग ये जानते होंगे और आप लोग को पता भी होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1930s में इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर मिला था और ये बहुत ही रिनाउंड प्राइज़ होता है क्योंकि ये पहले नॉन यूरोपियन मैन हैं जिनको ये प्राइज़ मिला। ये पहले इंडियन राइटर हैं जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला। ये वर्ल्ड लेवल का बहुत बड़ा प्राइज़ होता है, इंग्लिश लिटरेचर में दिया जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला। जैसा कि आप जानते हैं अभी तक कोई भी इंडियन राइटर नहीं हुआ है 1930 के बाद जिसको ये प्राइज़ मिला हो। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे देश के लिए भी और रविंद्रनाथ टैगोर के लिए भी। उसके बाद हिज गोल वॉज टू ब्लेंड द बेस्ट
of Indian and Western poetry. An element of his writing clearly present in his poem Where the Mind is Without Fear. तो इनका एक मिशन ये था कि उस ज़माने में, जैसा आपको पता है कि 1860 में और 1945 तक ब्रिटिशर रूल रहा है पूरी दुनिया पर, उन्हीं का रूल रहा है, और हमारी इंडिया भी उनकी रूलिंग में थी, वो लोग रूल करते थे। तो इन्होंने वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को अपनी पोइट्री में दिखाने की कोशिश की है, जो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर में भी बहुत सारी बातें इन्होंने की हैं। उसके बाद आगे इनके बारे में, ड्यूरिंग द टाइम इन विच दिस पोम वॉज रिटन, इंडिया वॉज स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। एज आई सेड दैट इंडिया वॉज द रूलिंग क्लास, रूलिंग, और वो रूलिंग गवर्नमेंट थी, और वो हमारे इंडिया पर राज कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त में ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल हुआ करता था। इन 1915, only 5 years after this poem was written, Tagore was awarded a knighthood but gave it up in protest only 4 years later when British troops killed 400 Indian demonstrators. तो जैसा कि हमने बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर जो नेशनल पोइट हैं, इंडिया से बहुत प्यार करते थे, इंडिया के लोगों से बहुत प्यार करते थे। इनकी ये इतना फेमस हो चुके थे कि इनको जब नोबेल प्राइज़ मिला, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली, योद्धा की उपाधि मिली, नाइटहुड की उपाधि मिली, इनको नाइटहुड की अवार्ड दिया गया। लेकिन जब इन्हें पता चला कि ब्रिटिशर ने हमारे इंडियन लोगों को, 400 लोगों को, जो ब्रिटिशर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उनकी जो गलत पॉलिसीज़ थी, जो उनका इनइक्वालिटी थी, डिस्क्रिमिनेशन था, फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी, कहीं ना कहीं उसका डेमोस्ट्रेशन कर रहे थे, उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो ब्रिटिशर गवर्नमेंट के आर्मी ने 400 लोगों को मार दिया गया। जैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर को भी पता चलता है, उन्होंने फ़ौरन ही अनाउंस किया कि ये नाइटहुड की उपाधि मुझे नहीं चाहिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी। तो इस घटना से हम समझ सकते हैं कि हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने अपने देशवासियों के लिए अपनी नाइटहुड भी वापस कर दी, और ये भी इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी बहुत सारी राइटिंग्स लिखी, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटिंग विच इज़ अगेंस्ट द ब्रिटिशर रूल, दैट इज़ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जो एक पोम लिखी है, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर के खिलाफ ही लिखी थी। फाइनली व्हाट हैपेंड, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डेप्थ about the introduction of the author. I will stop here with this demise of Rabindranath Tagore. In 1941 he met his demise in Calcutta, और 1941 में फाइनली ये डिमाइस हो गए। तो ये अभी बहुत शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का ये इनका बॉर्न कहाँ हुआ था, क्या अचीवमेंट रहा है, क्या क्या लिखा है इन्होंने। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ, जो हमारे कंटेंट में इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम। तो अब हम बात करते हैं पोम के इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन पोम का क्या होने वाला है। तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर इज़ अ पोम नंबर 72 ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर्स पोइटिकल वर्क नवेद्य। तो जैसा कि आपको पता है, ये ओरिजिनल जो टाइटल था इनके कलेक्शन ऑफ द पोम का, वो था नवेद्य। ये एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनका जो पोइटिकल कलेक्शन था नवेद्य, ओरिजिनल वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर कहाँ से लिया गया है। तो ये जो पोम का टाइटल है, पोम नंबर 72, इस वाले पोइटिकल कलेक्शन में नवेद्य में आपको 72 नंबर पे ये पोम मिल जाएगी। एंड इट वाज पब्लिश इन बंगाली लैंग्वेज इन ईयर 1901, जो एक ओरिजिनल बंगाली लैंग्वेज में लिखी थी ये पोम, 1901 में लिखी गई थी इस पोइटिकल वर्क, दैट मीन्स पोइट्री के कलेक्शन में, जिसका टाइटल था नवेद्य। द ऑथर डेडिकेटेड दिस कलेक्शन ऑफ 100 पोम्स टाइटल नवेद्य। तो इस ये जो
कलेक्शन ऑफ द पोम्स था जिसका टाइटल है नवेद्या। इसमें 100 पोम्स इन्होंने इंक्लूड की थी इस कलेक्शन में, जो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने फादर को डेडिकेट किया था। इनके फादर की एज उस टाइम 83 इयर्स की होती थी, जिनका नाम है महर्षि देवनाथ टैगोर। तो इनके फादर थे, इन्होंने 100 पोएम का कलेक्शन अपने फादर को डेडिकेट किया था। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, रविन्द्रनाथ्स फादर वाज सो pleased with his draft poetry that he handed him a purse to cover to cost of publication the collection। जब इनके फादर को ये पता चला कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसी 100 पोम्स लिखी हैं जो कहीं ना कहीं देश के लोगों को और देशवासियों को बहुत ज़्यादा पुश देंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे, तो उनके फादर बहुत खुश हुए और उनके पास जो भी पैसे थे उन्होंने पैसा उनको दे दिया ताकि ये इनकी जो पोम का कलेक्शन है ये पब्लिश हो सके। पब्लिशिंग कॉस्ट चाहिए होती थी, इसलिए उनको पैसा दे दिया। वो बहुत खुश थे। द पोम वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय द पोइट हिमसेल्फ। और इसके बाद क्योंकि ओरिजिनल बंगाली लैंग्वेजेस में ये 100 पोम्स लिखी थी, उसके बाद इन्होंने ट्रांसलेशन भी किया था इंग्लिश में, खुद से ही ट्रांसलेशन किया था। उसके बाद इट वाज इंक्लूडेड द इंग्लिश वर्जन नंबर 35। अगर हम इंग्लिश वर्जन की बात करें तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जब आप इस पोम को देखेंगे उस वर्जन में तो ये पोम नंबर 35 हो जाती है, लेकिन ओरिजिनल वर्जन में नवेद्या में ये 72 हो जाती है। तो इंग्लिश वर्जन में ये 35 पोम नंबर है विथ 15 अदर पोम्स ऑफ नवेद्या, और 15 पोम्स और इसमें इंक्लूड की है अलॉन्ग विथ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर इन इंग्लिश वर्जन। इंग्लिश वर्जन का जो टाइटल है दैट इज़ गीतांजलि। ये बहुत फेमस है, जो आपने सुना भी होगा गीतांजलि। तो गीतांजलि फर्स्ट इश्यूड इन अ लिमिटेड एडिशन ऑफ 150 कॉपीज ओनली। तो जो पहली बार इंग्लिश वर्जन आया था जिसमें 16 पोम्स थी, 15 पोम्स नवेद्या से ली थी, और जो 16वीं पोम थी वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, ये भी नवेद्या ही से ही है, जो 16 पोम हो जाती हैं। और इस तरीके से इन्होंने पहला जो इंग्लिश वर्जन का एडिशन आया था जिसमें 750 कॉपी को पब्लिश कराया था, एंड बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन ऑन नवंबर 1, 1912। 1912 में इन्होंने लंदन में जो एक सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन, तो ये पहला फर्स्ट एडिशन पब्लिकेशन आया था 750 कॉपीज़ के साथ। देन व्हाट हैपेंड, द नेक्स्ट ईयर इन द मार्च, मैकमिलन एंड कंपनी फर्स्ट पब्लिश्ड ए पॉपुलर एडिशन ऑफ इंग्लिश गीतांजलि। उसके बाद एक बहुत बड़ा पब्लिशर था मैकमिलन पब्लिशर, जिन्होंने गीतांजलि को फर्स्ट पॉपुलर एडिशन जब हो गया था तो उन्होंने भी इसको पब्लिश किया था। तो दिस वाज डन बिफोर द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज़। ये सब नोबेल प्राइज़ से पहले हो रहा था। तो इस तरीके से इनकी पोम और इनका ये कलेक्शन बहुत फेमस हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हमारे कंटेंट में है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइटल ऑफ द पोम। अब हम ये समझेंगे कि इस टाइटल, जो पोम का टाइटल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ से लिया गया है। जैसा अभी हम बता चुके हैं, द टाइटल ऑफ द पोम, द ओरिजिनल बंगाली पोम इज़ प्रार्थना। अगर ओरिजिनल बंगाली पोम की बात करें तो इसका मीनिंग है, इसका जो टाइटल है वो प्रार्थना से लिया गया है। दैट मीन्स अ प्रेयर, जिसका मतलब होता है अ प्रेयर। ठीक है, तो प्रार्थना जो बंगाली पोम है जिसका टाइटल, ओरिजिनल टाइटल इन्होंने दिया था प्रार्थना या अ प्रेयर, यहाँ से लिया गया था वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। एंड इट इज़ लिरिक नंबर 72 ऑफ नवेद्या, जो अभी आपको बता चुके हैं कि लिरिक नंबर 72 जो ओरिजिनल बंगाली नवेद्या कलेक्शन है पोम्स का, 100 पोम्स का, वहाँ से मिलता है। विच मीन्स ऑफरिंग द पोम हैज़ नो टाइटल इन द इंग्लिश वर्जन। तो दैट मीन्स इंग्लिश वर्जन में इसका कोई टाइटल नहीं है, बल्कि जो उन्होंने पोम्स लिखी हैं 100, उसी की कुछ लाइन्स आई हैं, तो उसी को उन्होंने पोम के फॉर्म में उठा के दे दिया। इट इज़ वर्जन नंबर 35 इन इंग्लिश गीतांजलि। जैसा अभी हम बता चुके हैं कि गीतांजलि जो इंग्लिश वर्जन है उसमें पोएम नंबर 35 है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम हैज़ बीन यूज एज इट्स टाइटल, क्योंकि इसका जो टाइटल है वो पहली लाइन पोम की जो है उसी को इन्होंने इस पोम का टाइटल बना दिया। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इट इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ सिलेक्टिंग अ टाइटल। बहुत आसानी से टाइटल भी सिलेक्ट किया है। तो दिस द फर्स्ट लाइन or this first line however strikes the keynote of the poem।
जो एक तरीके से की नोट है, पोम की एक मेन लाइन है जिसको टाइटल एज एस टाइटल बनाया है। द पोम वॉज रिटन इन 1901, इसको भी हम बात कर चुके हैं। व्हेन इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, जब इंडियन ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में हुआ करता था, ब्रिटिश रूल हुआ करता था, तो 1901 में ये पोम लिखी गई थी। इन द पोम व्हाट हैपेंड, द पोइट प्रेज टू गॉड टू गिव हिज कंट्री ट्रू फ्रीडम। तो यहाँ पर जो पोइट होते हैं, हमारे पोइट, नेशनल पोइट रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं, वो गॉड से ये प्रे करते हैं कि हमारी जो कंट्री है, जो ब्रिटिशर के कॉलोनीज़ हैं, जो ब्रिटिशर के अंडर में है, जो हमें गुलाम बना रखा है, स्लेव बना रखा है, तो हमें आज़ादी नहीं मिल पा रही जो ट्रू फ्रीडम होती है। तो इन्होंने यही कॉन्सेप्ट बताया कि ट्रू फ्रीडम क्या होती है। तो इसीलिए ये पोम लिखी है इन्होंने। इस पोम में गॉड से प्रे की है कि हमारी देश को अब एक सच्ची आज़ादी की ज़रूरत है। दिस फ्रीडम मीन्स नॉट ओनली द absence of every bondage, social, political and economic, but it is also means the freedom of mind, courage in the pursuit of knowledge and truth, and the fearless exercise of reason. तो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है जो फ्रीडम का, इन्होंने बताया कि जो ट्रू फ्रीडम है, केवल उसका मतलब ये नहीं है कि हमें सामाजिक आज़ादी मिल जाए या हमें पॉलिटिकल आज़ादी मिल जाए, कि समाज में जो जिसका रोल है, जो भी स्टार्टर ऑफ द सोसाइटी है, उसको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, समाज में भी सब चीज़ें अच्छी होना चाहिए। यहाँ तक पॉलिटिकल जो रोल हैं हमारे इंडियन लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में तो मिलेंगे, उसके साथ साथ इकोनॉमिक जो कंडीशंस है इंडियन की, उसकी भी बात की है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट जोड़े हैं इस फ्रीडम में कि फ्रीडम का मतलब ये भी होना चाहिए सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक आज़ादी के साथ साथ फ्रीडम का मतलब माइंड से भी इंसान फ्री हो, कि उसे डर ना हो, दिमागी डर ना हो, अपनी बात वो बोल सके, जिसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। करेज इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, और उसे एजुकेशन से रोका ना जाए, उसके लिए नॉलेज भी फ्री की जाए, उसके लिए एजुकेशन भी फ्री किया जाए। एंड ट्रूथ, और वो उसमें हिम्मत हो सच बोलने की जहाँ पर झूठ ना बोला जाए। एंड द फेयरलेस एक्सरसाइज ऑफ रीज़न, और जो सही रीज़न के साथ, लॉजिक के साथ बात हो, वो बगैर किसी डर के बोल दे। तो इस टाइप की फ्रीडम की वो बात कर रहे हैं। आगे इस पोम के टाइटल को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो लास्ट पॉइंट में देख सकते हैं आप, द पोइट fervently invokes the father. Who is the father here? God. तो गॉड से वो इन्वोक कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि ऑल मैनकाइंड टू लिफ्ट हिज कंट्री, कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं उनको मिलकर अपनी कंट्री को आज़ादी दिलाना चाहिए, और जो ट्रू फ्रीडम है उसमें सबको मिलना चाहिए, इनटू दैट हेवन। और इस तरीके से हमारी जो कंट्री है वो एक हेवन बन जाएगी, जो एक ट्रू फ्रीडम होगी, जो एक हमारी कंट्री के लिए परफेक्शन होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में समरी ऑफ द पोम। तो इन दिस स्लाइड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द समरी, द थीम, the very important concern, important issues of this poem. So with this I'll try to make you understand the summary of the poem. So here you can see, as I mentioned, where the mind is without fear was included in the volume Navedya. We have already discussed this thing, no need to elaborate it. Okay, so now we come to the next point. The original poem was titled Prathna, meaning prayer. तो समरी में बताया कि वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, जो नवेद्या से जब पोम शुरू होती है तो उसका फर्स्ट लाइन को इन्होंने उठाया है, उसी को पोम का टाइटल बनाया। दूसरा इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है इसकी समरी का, वो हम कह सकते हैं जो ओरिजिनल पोम का टाइटल है प्रार्थना है, जिसका मीनिंग होता है प्रेयर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर ड्यूरिंग इंडियन ब्रिटिश रूल, जो इंडियन ब्रिटिश रूल के टाइम पर लिखी गई है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पीपल ईगरली वेटिंग फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। यस, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर, क्योंकि उस टाइम जब लोग बहुत परेशान हो गए थे, बहुत ही टॉर्चर हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइजेशन हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन हो चुका था, पूरी इंडिया पर उनका कब्ज़ा हो चुका था, पूरे देश को उन्होंने गुलाम बना रखा था। तो हर एक ग्रुप का इंसान, हर एक स्टेट का, पूरी इंडिया लेवल पे बहुत बड़े रिवोल्ट हुए, विद्रोह हुए कि अब हमें आज़ादी चाहिए। तो जो लोग थे बहुत ही ईगर थे, वो उस फ्रीडम की
आज़ादी का इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे ना कैसे हमारे देश को आज़ादी मिले। तो दिस इज़ द समरी एंड द पोम इज़ प्रे टू गॉड, और ये एक गॉड से प्रे की गई है कि हमें जल्दी से आज़ादी मिल जाए और हमारी जो सारी सामाजिक बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाए। एंड द पोम गेव स्ट्रेंथ टू दोज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और जैसे ही ये पोम लोगों के बीच में सर्कुलेट हुई, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे और जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हुआ करते थे ब्रिटिशर के टाइम पर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिया था फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, तो इस पोम को पढ़कर भी लोगों के लिए बहुत ही देशभक्ति की भावना जागृत हुई और बहुत ज़्यादा लोग पैट्रियोटिक फीलिंग आने लगी थी और उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना स्टार्ट हो गई कि हाँ, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो अ प्रेयर फॉर अ हैसल फ्री नेशन फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन एंड करप्शन। तो ऑल अबाउट हम कह सकते हैं कि इस पोम में जो पोइट है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने गॉड से प्रे की है कि हमारे देश एकदम पूरी तरीके से आज़ादी मिलना चाहिए, जहाँ पर मोनोपुलेशन ना हो। मोनोपुलेशन का मतलब झूठ ना बोला जाए, गलत तरीके से झूठ बोलकर देश को चलाने की या देश के लोगों को भटकाने की कोशिश ना की जाए, जहाँ पर मोनोपुलेशन ना किया जाए, करप्शन ना हो। तो इस तरीके की वो आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस पोम. I don't think we need to elaborate more, and I don't want to discuss more about this summary. So this is all about the summary. This is not the very description kind of idea. This is the basic explanation of this summary. So now we come to the next slide according to the content of this poem. So in the next we have concept of freedom. तो हम यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं, जिन्हें इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जिनको हिंदी समझने में दिक्कत है। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेज, सो डोंट वरी अबाउट दैट. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ लेट मी नो. राइट योर कमेंट on the comment box so that I can give your answer over there. Okay, that's all. So now move ahead. We are going to discuss the next concept of freedom. So here, what does it mean by freedom according to the poet Rabindranath Tagore? तो जैसा हम जानते हैं, जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है वो क्या मतलब है, उनके लिए फ्रीडम क्या है. तो फ्रीडम, वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट, फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन. क्योंकि ऑपरेशन का मतलब किसी पे जुल्म करना, किसी पे अत्याचार करना, किसी पर अन्याय करना, उसको जस्टिस नहीं मिलना, तो दैट इज़ ऑपरेशन. क्योंकि ब्रिटिश टाइम पर बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो रही थी, लोग इन लोगों को इंजस्टिस नहीं मिल पा रही थी, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा था, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनकी वेजेस बहुत कम होती थी, उन्हें 12-12, 14-14, 20-20 घंटे काम कराया जाता था, एक टाइम खाना दिया जाता था. क्योंकि उनकी जो अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बहुत सारी इंडस्ट्री लग चुकी थी इंडिया पर, जिससे उनको लेबर की बहुत ज़रूरत होती थी और उनसे इतना टॉर्चर किया जाता था, ऐसे स्लेब की तरह उनसे ट्रीटमेंट किया जाता था. तो हम बोल सकते हैं कि एक इनह्यूमन एक्ट है, मतलब इंसानियत के ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से एक ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि लोगों ने फ्रीडम की बात की कि अब हमें इन लोगों से आज़ादी चाहिए, क्योंकि अब ये हमें बहुत ऑपरेशन कर रहे हैं. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम. तो एक चीज़ फ्रीडम में ये भी आती है जहाँ पर ऑपरेशन ना हो. दूसरा कॉन्सेप्ट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. दैट मीन्स कि वहाँ पर जो अंग्रेज़ अपनी पॉलिसीज़ ला रहे थे, गलत गलत नीतियाँ ला रहे थे, जिससे इंडियन लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, उनको रोक रहे थे, वो पढ़ाई से रोक रहे थे, एजुकेशन से रोक रहे थे, उनको आगे बढ़ने से रोक रहे थे. जिस तरीके से आपने सुना होगा सिपाही की पोस्ट इंडियन लोगों को दी जाती थी, जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती थी वो अंग्रेज़ लोग अपने आप लेते थे. तो इस तरीके से बहुत सारे जुल्म हो रहे थे, लोग डर रहे थे उन सारे जुल्मों से. जुल्म बहुत हो रहे थे, तो उन सारे जो अन्याय हो रहे थे, इनजस्टिस हो रहा था कहीं ना कहीं, तो लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट्स है, कि आप अपनी बात बोल सकते हैं अगर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है. तो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से भी एक कॉन्सेप्ट फ्रीडम में आता है
तीसरा पॉइंट जो है फ्रीडम टू एक्वायर नॉलेज, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे बैरियर लगा रखे थे इंडियन लोग, एजुकेशन नहीं ले सकते थे, इसलिए उनको नॉलेज लेने के लिए भी ना रोका जाए, तो वो उसमें उसको भी फ्रीडम बोलेंगे। फ्रीडम टू स्पीक ट्रूथ, जहाँ पर सच बोलने की हिम्मत हो, कोई गलत चीज़ हो रही है, सारे इंडियन लोग एक साथ मिलकर, ताकि हमारे देश का कोई गलत तरीके से यूज़ ना कर सके, हम सब सारे इंडियन लोग मिलकर रहें, ताकि हमारा देश धीरे धीरे और बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर सके। तो फ्रीडम टू स्पीक ट्रूथ, जहाँ पर सच बोलने की आज़ादी हो। फ्रीडम ऑफ माइंड, जहाँ पर दिमागों में, दिल में किसी डर ना हो। फ्रीडम टू अटेन परफेक्शन, तो इस तरीके से हम अगर ये सारी चीज़ें हमें मिलने लगी तो हमारा देश परफेक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम को हमने डिस्कस किया। आगे हम लोग बढ़ते हैं पोम की तरफ, देखते हैं पोम की कुछ ये लाइंस लिखी हैं। पहले तो हम लाइंस पढ़ देते हैं। आई विल गो टू रीड दीज लाइंस ऑफ द पोम। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by there into ever wandering thought and action, into that heaven of freedom, my father let my country awake। तो इस तरीके से इस पोम में इन्होंने प्रे की है गॉड से। आगे बढ़ते हैं पोम की लाइन के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द पोम स्टेंजा बाय स्टेंजा। अब हम इस पोम को स्टेंजा बाय स्टेंजा एनालाइज करेंगे। इसको अब हम देखेंगे, एनालाइज द पोम स्टेंजा बाय स्टेंजा। तो जैसा कि अभी हमने पोम्स की सारी लाइंस को रीड किया था, अब हम आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर स्केचेस अ मूविंग पिक्चर ऑफ द नेशन ही वुड लाइक इंडिया टू बी, क्योंकि इंडिया की जो एक पिक्चर थी, जो इंडिया में उस ब्रिटिश के टाइम पे हो रहा था, उन्होंने इस पोम में एक पिक्चर क्रिएट की है, एक ऐसी तस्वीर, ऐसी डिपिक्शन किया है जो रियल में उस टाइम पीरियड के हिसाब से बिल्कुल सच था। वो सारी चीज़ें हो रही थी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से फील करके उन चीज़ों को अपनी पोइट्री के थ्रू लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को स्ट्रेंथ देने के लिए लिखी थी। तो जो इंडिया की मूविंग पिक्चर थी, जो चीज़ें हो रही थी, वो बहुत ख़राब थी इंडियन लोगों के लिए, जिसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने गॉड से प्रे की थी कि इंडिया शुड बी लाइक दैट, कि हमारी इंडिया ऐसी होना चाहिए, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। इन लाइन नंबर 1-2 द पोइट प्लेजेस टू द ऑलमाइटी दैट हिज कंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फियर ऑफ ऑपरेशन और फोर्स कंपल्सन। तो पहली एक से दूसरी लाइन में उन्होंने गॉड से प्रे कर रहे हैं कि हमारी कंट्री सारी फ्री होना चाहिए डर से, कि किसी का डर ना हो, एक दूसरे का हमें न डर हो, सब हम इंडियन लोग हैं, नेशनलिज्म की भावना रखते हुए एक दूसरे का सपोर्ट करना है और ब्रिटिशर के खिलाफ हमें लड़ना है, उनकी गलत पॉलिसी से लड़ना है, क्योंकि ब्रिटिशर का ही ये भी एक बहुत बड़ा रोल था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, ये वाली पॉलिसी बहुत उन्होंने अप्लाई की थी। तो उन्होंने ये विश की है गॉड से कि फियर ऑफ ऑपरेशन और फोर्स कंपल्सन, जहाँ पर ऑपरेशन ना हो, जहाँ पर ऑपरेशन ना हो, ऑपरेशन का मतलब किसी पे अन्याय ना हो, इनजस्टिस ना हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये ऑपरेशन हो गया एक तरीके से, किसी को कोई भी काम कराने के लिए फोर्स ना किया जाए, फोर्सली, क्योंकि हमारा देश आज़ादी चाहता है इन सारी चीज़ों से। फोर्स कंपल्सन ना हो, फोर्स तरीके से उसको कुछ ना कराया जाए। उसके बाद ही वॉन्ट्स दैट एवरीवन इन हिज कंट्री शुड बी फ्री टू होल्ड देयर हेड्स हाई इन डिग्निटी। यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। पहली दूसरी लाइन है जहाँ पर लोग अपना सर उठाकर जिए, उन्हें इन्फीरियरिटी की फीलिंग ना आए, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझते थे, वो हर चीज़ में सुपीरियर समझते थे, कहते थे कि हमने तुम्हें
लैंग्वेज सिखाई, हमने तुम्हें एजुकेशन दिया, हमने तुम्हें बोलना सिखाया, हमने तुम्हें सिविलाइज्ड किया है ना। इस तरीके से वो अपने आप को सुपीरियर मानते रहे। तो जो इंडियन लोग थे उनको कुछ नहीं समझते थे, इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हमारे इंडियन लोग हैं, उनका सर झुकना नहीं चाहिए, उनके लिए भी सम्मान, रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर के लोग नहीं देते थे, क्योंकि वो अपने आप को शुरू से सुपीरियर मानते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि होल्ड देयर हेड्स हाई इन डिग्निटी, कि सारे इंडियन लोग अपना सर गर्व के साथ उठाकर चल सके, किसी के सामने उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील ना हो। He dreams of a nation where knowledge or education would be free. That is, education should not be restricted to the upper class only, but everybody should be free to acquire knowledge. क्योंकि अब इन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया कि फ्रीडम, दैट मीन्स कि ऐसा राष्ट्र चाहिए हमें, ऐसा देश चाहिए जहाँ पर हर एक इंडियन के लिए एजुकेशन फ्री हो, उन एजुकेशन पे उस पर रेस्ट्रिक्शन ना लगे, केवल एजुकेशन अपर क्लास के लिए ही ना हो, बड़ी जो हाई क्लास है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, हाई क्लास है, बड़े लोग हैं, रॉयल क्लास के लोग हैं, उन लोगों के लिए तक नहीं, क्योंकि और भी हमारी सोसाइटी के लोग हैं, वो भी हमारी ही कंट्री के लोग हैं, उन्हें भी अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, चाहे वो पुअर क्लास हो, अपर पुअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, उसकी भी उन्हें भी एजुकेशन मिलना चाहिए, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश टाइम पर नहीं दी जाती थी। बट एवरीबडी शुड बी फ्री टू अक्वायर नॉलेज, और हर एक देशवासी का ये राइट है, सब लोगों के राइट है कि सबको फ्री नॉलेज दी जाए, सबको एजुकेटेड किया जाए। देयर शुड नॉट बी एनी कास्ट डिस्टिंक्शन, और हमारे देश में कोई भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, कि मैं इस जाति का हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मुस्लिम, या जो भी जिस टाइप की जो चीज़ें हमारे इंडिया में चल रही थी, तो उस टाइप की चीज़ें बताने की कोशिश की कि कास्ट के नाम पर भी कहीं ना कहीं डिस्टिंक्शन हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों का यही एक मेन फंडा था कि कैसे न कैसे इंडियन के लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जेंडर के नाम पर, कलर के नाम पर बांटा जाए, ताकि हम अच्छे से राज कर सके, उनके ऊपर रूल कर सके। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जहाँ पर एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पर हमें कास्ट की वजह से हमारे डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, जहाँ पर जेंडर के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, कि तुम मेल हो, तुम फीमेल हो, तुम औरत हो, तुम आदमी हो। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, और जब हर एक इंडियन, हर एक भारतवासी हमारा एजुकेशन ले लेगा, एजुकेटेड हो जाएगा, बहुत वेल एजुकेटेड होने लगेगा, नॉलेज आ जाएगी, तब ये सारी चीज़ें ख़त्म होना पॉसिबल हैं, जिससे हम आज़ादी हमें मिल सकती है और इन लोगों के ख़िलाफ़ हम लड़ सकते हैं। नहीं तो ये हर बार हमारे देश को तोड़ने की बात करेंगे, हर बार कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर, जेंडर के नाम पर, मेल फीमेल के नाम पर ये हमें बांटने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वो सारे इंडियन लोगों से भी ये अर्ज करते हैं कि हमें एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पर किसी के ऊपर कोई फोर्स लेबर ना कराया जाता हो, ऑपरेशन ना होता हो, जहाँ पर सब अपना सर उठा के जी सके, उनको भी रिस्पेक्ट मिल सके, सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, जहाँ पर सबके लिए नॉलेज फ्री हो, चाहे कोई भी वर्ग का इंसान हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सब एक जैसे ट्रीट किए जाए, इक्वलिटी हो, जहाँ पर जेंडर के नाम पर, कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे इस स्लाइड में हम बात करेंगे इन द सक्सीडिंग लाइन, आगे की लाइनों में, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो टैगोर इन हिज पोम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर विशेस फॉर ए वर्ल्ड, एक ऐसे संसार की बात कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए भी बात कर रहे हैं और देश के लिए भी बात कर रहे हैं, कि विच इज नॉट फ्रेगमेंटेड by prejudices based on caste, creed, color, religion और other baseless superstition, कि फ्रेगमेंटेशन नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को नहीं बांटना चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग ना बटें, किसके नाम पर, डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर, कलर के नाम पर, रिलीजन के नाम पर और अदर बेसलेस सुपरस्टिशन, और ऐसी आधारलेस जो अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं उनके नाम पर उन्हें नहीं बटना चाहिए। प्रेजुडिसेस एंड सुपरस्टिशन शुड नॉट डिवाइड द पीपल इन ग्रुप्स एंड ब्रेक देयर यूनिटी। प्रेजुडिसेस डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर,
अन्याय अगर उनके ऊपर हो रहा हो, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, सुपरस्टिशंस हो रही हो, उनके नाम पर हम लोगों को, जितने भी इंडियन लोग हैं, भारत के लोग हैं, उनको डिवाइड नहीं होना चाहिए, ग्रुप्स में नहीं होना चाहिए और उन्हें यूनिटी के साथ रहना चाहिए, ऐसी वो विश कर रहे थे जो ब्रिटिशर टाइम पर हो रहा था। आगे की लाइनों में वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीरी डिजर्ट्स एंड हैबिट। आगे की लाइन में ही वांट्स अ नेशन, वो ऐसा देश चाहते थे वेयर पीपल आर ट्रूथफुल, जहां पर लोग सच्चे हों, नॉट सुपरफिशियल, एंड वर्ड्स शुड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हार्ट, उनके दिल से बात बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ना कि वेस्ट फालतू के शब्द बोलना चाहिए। द सिक्स लाइन ऑफ वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर टॉक्स अबाउट द पोइट अर्निंग फॉर ए कंट्री, एक ऐसी कंट्री की विश की है वेयर पीपल वुड स्ट्राइव विदाउट गेटिंग टायर्ड, जहाँ पर लोग संघर्ष कर सके बगैर थके हुए, टू रीच परफेक्शन, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर लें ताकि वो परफेक्शन की तरफ जा सके, लीविंग बिहाइंड प्रेजुडिसेस एंड ओल्ड ट्रेडिशन। और अब हमें जो प्रेजुडिस है, डिस्क्रिमिनेशन है, जो पुरानी प्रथाएं हैं, ओल्ड ट्रेडिशन है, सुपरस्टिशंस है, उसको छोड़ देना चाहिए ताकि अब हमें देश आगे बढ़े। इन द नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 7, टैगोर वॉन्ट्स द पावर ऑफ रीजन टू डोमिनेट द माइंड्स ऑफ हिज कंट्रीमैन, एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो हमारे कंट्री को आगे बढ़ाए, जो हर एक इंसान उसकी बात में पावर हो, सच्चाई हो। ही डज नॉट वांट द स्ट्रीम ऑफ रीजन टू द लॉस्ट, और ऐसा जो स्ट्रीम ऑफ रीजन है उसको खोना नहीं चाहता है। अमंगेस्ट आउटडेटेड कस्टम, जो आउटडेटेड कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, ओनली दैट कैन डायरेक्ट माइंड टूवर्ड सेल्फलेस थॉट, जिसका सेल्फलेस सर्विस हो अपने देश के लिए, एंड एवर लास्टिंग एक्शन, और हमेशा एक्शन करता रहे अपने देश के लिए। The line where the clear stream of reason has not lost its way into dairy deserts and dead habits. So this is the metaphoric expression that conveys a profound idea. ये एक metaphoric line है, इसका meaning अंदर आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये symbolic line है। That means the power of reason and detrimental influence of rigid outdated custom habit. That means let's break it down. तो यहाँ पर जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, इसका मतलब होता है कि दिस फ्रेज सिम्बोलाइजेज, मेटाफोरिक है, सिम्बोलाइज किया गया है। तो ये जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, ये रैशनल थिंकिंग की बात करता है कि हमारे देशवासियों को, देश के लोगों को, देशवासियों को, देश के लोगों को, हमारे जितने भी इंडियन लोग हैं उनको रैशनल होना चाहिए। जब वो एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो दिमाग लगाएंगे अपने लॉजिक के साथ, अपने सारे जो भी लीडर्स होंगे, जो भी देश को चलाने वाले लोग होंगे, वो लॉजिक के साथ रैशनल होना चाहिए। एंड ए थॉटफुल अप्रोच टू लाइफ चैलेंजेस, और जो लाइफ की, जो हमारे देश के लिए चैलेंजेस आने वाले हैं, उनकी अप्रोच एकदम बहुत ही रैशनल होगी, लॉजिक होगी। इट सजेस्ट दैट व्हेन पीपल यूज देयर इंटेलेक्ट एंड रीजनिंग एबिलिटी, तो इस तरीके से जब जितने भी लोग होंगे अपनी पढ़ाई लिखाई से, एजुकेशन से, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो होगा वो रीजनिंग एबिलिटीज़ की तरफ जाएगी, लॉजिक की तरफ जाएगी, देन दे कैन नेविगेट थ्रू लाइफ्स कॉम्प्लेक्सिटी विद क्लैरिटी एंड पर्पस, जिसकी वजह से जितनी भी लाइफ की जो चैलेंजेस हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी हैं, उनको सारे क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं और उनके सामने पर्पस सामने आ जाएगा। दूसरी लाइन, लॉस्ट इट्स वे, तो दिस implies that under certain circumstances or the certain environments people can become disconnected. हो सकता है कुछ ऐसी circumstances आ जाएं देश के लिए जो बहुत चैलेंजिंग हो सकती हैं, प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं फ्रॉम देयर रैशनल लॉजिकल थिंकिंग। तो हमें अपनी रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग से उन सारी चैलेंजेस को डील करना है। दे माइट अबंडन रीजन जजमेंट और बिकम इन्फ्लुएंस बाय अदर फैक्टर। हो सकता है एक ऐसा टाइम आ जाए कि हमारे जो देश के लोग हैं वो अपने जो रीज़न और लॉजिकल थिंकिंग है वो किसी फैक्टर की वजह से उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उनको लॉजिकल रैशनल थिंकिंग भी रखना पड़ेगी। डेयरी डिजर्ट सैंड,
The dairy sand represent a barren and desolate mental landscape. It is a place where there is a little growth, creativity. तो डेयरी डिजर्ट सैंड का मतलब इस अब हमें ऐसा नहीं सोचना है ओल्ड ट्रेडिशन के हिसाब से, पुरानी प्रथाओं के हिसाब, बट हमें क्रिएटिविटी रखना पड़ेगी, ग्रोथ करना पड़ेगा अपने इंटेलेक्चुअल लेवल का, और इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं. डेड हैबिट्स दैट मीन्स रेफर्स टू कस्टम, ट्रेडिशन, वेज ऑफ थिंकिंग हैव लॉस्ट देयर रेलिवेंस और मीनिंग ओवर टाइम. क्योंकि अब मॉडर्न टाइम, पोस्ट मॉडर्न टाइम आ चुका है, तो अब ये जो डेड हैबिट्स हैं, पुराने ट्रेडिशन, कस्टम्स, जो सुपरस्टिशंस है, अब इनका कोई भी रेलिवेंस नहीं रहा है. तो दीज हैबिट्स आर नो लॉन्गर यूजफुल एंड प्रोडक्टिव. अब इस टाइप की जो हैबिट्स है वो अब उनका यूज़ नहीं रहा है, ना तो वो अब प्रोडक्टिव है आज के टाइम पर. येट पीपल कंटिन्यू टू एडहेयर टू देम आउट ऑफ हैबिट ऑफ ट्रेडिशन. आगे सो द लाइन सजेस्ट दैट इन सम प्लेसेस अ सिचुएशन रैशनल थिंकिंग एंड रीजनिंग वे बी ओवर शैडोड और सप्रेस्ड बाय आउटडेटेड एंड अनप्रोडक्टिव कस्टम और हैबिट. तो उनकी जो रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग है, रैशनल थिंकिंग है, हो सकता है कि वो आउटडेटेड कस्टम की वजह से या उनका जो पुराने ट्रेडिशन है, सुपरस्टिशन चीज़ें हैं, उन हैबिट्स की वजह से वो उनकी जो थिंकिंग है वो अनप्रोडक्टिव नहीं हो पा रही, तो ये अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे. तो अब आपको ऐसा नहीं सोचना है. इट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू प्रिजर्व देयर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड रैशनली. तो वो हर एक इंडिविजुअल, भारत के हर एक लोगों से ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसीलिए सबको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग को बढ़ाना चाहिए. इन द एनवायरमेंट्स वेयर सच हैबिट्स माइट बी प्रिवलेंट. हो सकता है फिर से इन सारी हैबिट्स को जो कहीं ना कहीं ओल्ड हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, जिनका आज के टाइम पर कोई भी यूज़ नहीं है, तो उन सारी चीज़ों की वजह से आप भटक जाएं, आपकी जो क्रिटिकल और रैशनल थिंकिंग है वो अनप्रोडक्टिव हो जाए. तो अगर आप हर एक इंडियन लोगों को अपनी रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोडक्टिव बनाना है, तो वो उन सारी चीज़ों के चक्कर में ना पड़े जो अनडेटेड है, आउटडेटेड हो चुकी हैं, कस्टम्स ओल्ड ट्रेडिशन हो चुके हैं और सुपरस्टिशंस है. इन ऑर्डर टू मेंटेन ए क्लियर एंड पर्पसफुल पाथ इन लाइफ, बल्कि उन्हें अपने ज़िंदगी का मिशन बनाना चाहिए, पर्पस बनाना चाहिए. इट्स कॉल फॉर इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम मेंटल स्टिग्मा, where the mind is led forward by thee into ever wandering thought and action into that heaven of freedom my father let my country awake. तो ये लास्ट की लाइन्स हैं. इन द फाइनल लाइन ऑफ द पोम टैगोर आस्क द फादर, हु इज़ द फादर? गॉड. उनसे ये प्रे करते हैं कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि हे भगवान, गॉड टू अवेकन हिज कंट्री, हमारे जितने भी कंट्री के लोग हैं उन सारे लोगों को आंखें खोल दे, उनको जगा दे, उनके सही रास्ते पे ले आए, इनटू सच अ हेवन ऑफ फ्रीडम, ताकि हमारा देश एक हेवन बन सके और इन सारी फ्रीडम को, आज़ादी को एंजॉय कर सके. जो ऐसे लोग आते हैं जो धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, जेंडर के नाम पर, कलर के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, देश को बांटना चाहते हैं, जो ब्रिटिशर लोग कर रहे थे, जिसकी वजह से आज़ादी मिलने में टाइम लग रहा था. लेकिन जैसे ही सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो अंग्रेज़ों को यहाँ से देश छोड़कर जाना पड़ा. तो इसलिए ये कहते हैं कि हम गॉड से प्रे करते हैं कि हमारे सारे लोगों को जगाएं और वो एक उनके लिए अवेयरनेस हो जाए, ताकि वो इस फ्रीडम को एंजॉय कर सकें. So the line suggests that in some places or situation, rational thinking and reasoning may be overshadowed or suppressed by outdated and unproductive custom or habit. तो हो सकता है बहुत सारे देश के बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारी जगहों पर कि इन सारी ओल्ड आउटडेटेड ट्रेडिशन और ये जो बहुत सारी जो प्रथाएं हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, उनके नाम पर आपकी रैशनल थिंकिंग को बदल दिया जाए. इसलिए आपको ऐसा नहीं करना. इट इनकरेज इंडिविजुअल्स टू प्रिजर्व देयर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड रैशनली. इसलिए वो सारे देश के लोगों को, अपने इंडियन पीपल को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हमें उन सारी चीज़ों के चक्कर में ना पड़कर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग से देश को चलाना है. इवन इन द इन्वायरमेंट वेयर सच हैबिट्स माइट बी प्रिवलेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन ए क्लियर एंड पर्पसफुल पाथ इन लाइफ. इट इज़ कॉल फॉर इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस एंड इम्पॉर्टेंस. तो इस तरीके से आई थिंक ये रिपीट हो गया है, वही चीज़ हो गई है सेम.
हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो द पोम इज पैट्रियोटिक इन नेचर, कंसीडरिंग द इंडिपेंडेंस एंड द हैप्पीनेस ऑफ द कंट्रीमैन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो पोम है एक पैट्रियोटिक फीलिंग पैदा करती है हर एक देश के लोगों के लिए, देश की भक्ति, देश भावना पैदा करती है, और इंडिपेंडेंस की डिमांड चल रही है। तो ये अगर हमें एक सच्ची फ्रीडम मिली, सच्ची आज़ादी मिली, तो ये देश के लोगों के लिए असली खुशी होगी, और यही एक फैक्टर है जो देश को आगे बढ़ा सकता है, देश को पीसफुल रख सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ अ कंट्री लैक्स सच रिक्वायरमेंट्स द कंट्री मैन कैन नेवर बी एट पीस। अगर ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अभी जो सारी चीज़ें बताई हैं कि देश को तरक्की के लिए, खुश रहने के लिए, हर एक इंडिविजुअल खुश रहे और पीस बनी रहे हमारे देश के लिए, तो इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा और हमें रैशनल थिंकिंग से सोचना पड़ेगा देश को आगे बढ़ाने के लिए। कॉन्सिक्वेंटली द सोसाइटी विल बी फुल ऑफ डिसहार्मनी एंड सोशल अनजस्ट। तो अगर इन सारी चीज़ों की लैक्स रही अगर कंट्री में, तो जो सोसाइटी है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, डिसहार्मनी हो जाएगी और सोशल अनजस्ट होने लगेगा, अन्याय होने लगेगा लोगों के ऊपर। तो ये अन्याय को ख़त्म करना है तो इन सारी चीज़ों के, पुरानी धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, जेंडर के नाम पर, और ये पुरानी आउटडेटेड जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनके नाम पर ये सब चीज़ें हमें नहीं करना है। द पोम सेंड्स अ मैसेज दैट द सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल सोशल इवल्स, ओनली देन इट कैन लीड प्रोग्रेस। तो इस तरीके से इस पोम का जो एक बहुत बड़ा मैसेज है वो ये है कि हमारी जो सोसाइटी है, इंडिया के लोग हैं, उनको अगर ये सोशल जो ईवल्स है, सामाजिक बुराइयां हैं, इनको अगर ख़त्म करना है तो उन सारी चीज़ों को चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर ये सोशल ईवल्स ख़त्म हो गई तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश तरक्की की तरफ जाएगा। टैगोर प्रेज टू गॉड टू क्रिएट सच एन आइडियल सोसाइटी फॉर हिज मदरलैंड। इसलिए टैगोर इस पोम में गॉड से प्रे कर रहे हैं कि हमें एक ऐसी आइडियल सोसाइटी दे दे हमारे देश को, ताकि हम आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो इस तरीके से अब हम ये पोम को ख़त्म करते हैं, और आपके लिए कुछ मैंने 2-3 कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। कमेंट ऑन योर ओपिनियन ऑन दीज आइडियाज़। आई हैव गिवन you 3 important concept. What do you think? गिव योर ओपिनियन ऑन फ्रीडम, कि आपके लिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया है, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, आप क्या समझते हैं उससे और आपकी क्या राय है। दूसरा, कमेंट ऑन नेशन। नेशन, राष्ट्र क्या है आपके लिए, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था वी द पीपल वी द नेशन। तो जो राष्ट्र के 140 करोड़ लोग हैं, भारत में रहते हैं, तो असल में वो 140 करोड़ ही लोग देश हैं, वही नेशन है। तो 140 करोड़ जब सही रहेंगे तो हमारा नेशन भी सही रहेगा। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस पोम, और इस पोम से आपने क्या लर्न किया है, आपको क्या सीख मिली है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो बनवानी है तभी आप मुझे कमेंट करिएगा, ताकि हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर आएँ। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपको आप सुनने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू।